गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं। इस बार एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं हम केमिस्ट्री के ऊपर। हमने पहले आपको बायोलॉजिकल सब्जेक्ट कवर करवा दिया था, अब केमिस्ट्री हमने शुरू करवाई है। इसमें ना देखो, केमिस्ट्री अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जो आपकी वेटेज आती है जीके में से या फिर आपकी जो जनरल नॉलेज में से वेटेज आती है, वो जनरल साइंस को बहुत ज़्यादा वेटेज है। और उसके अंदर जो 3 पार्ट्स होते हैं हमारे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। तो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वेटेज, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री के। ये मान लीजिए 6 से 7 क्वेश्चन तो आराम से आपके आ ही जाते हैं, ठीक है ना? तो आज जो हम सबसे पहले केमिस्ट्री की जो हमारी पहली क्लास है, तो सबसे पहले हम कुछ इंट्रो देंगे आपको, केमिस्ट्री होती क्या है और कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने केमिस्ट्री में अपना योगदान दिया था, एंशिएंट केमिस्ट्री क्या चीज़ है। उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज का, मेटल्स एंड इट्स स्टेट्स का। जैसे कि आपने सुना ही होगा, 3 तरीके की मैटर्स की स्टेट होती है, आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। पर ना अब हम 5 तरीके की मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो एनसीईआरटी है वो भी अपने आप को अपडेट कर चुकी है। अब उसमें भी 5 तरीके के स्टेट्स ऑफ मैटर्स पढ़ाए जाते हैं। जो न्यू 2 मैटर्स की स्टेट्स आए हैं, उनमें से चौथा तो हमारा प्लाज्मा है और पाँचवा हमारा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। ठीक है ना? इन दोनों के बारे में भी हम डिटेल में समझाने वाले हैं। ये क्या चीज़ होती हैं, कहाँ-कहाँ पाई जाती हैं। फिर हम समझाएँगे कैसे एक मैटर से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो हमारा मैटर है वो कन्वर्ट हुआ हो सकता है, सिर्फ़ प्रेशर और हीट के आदान और प्रदान से। प्रेशर और हीट के देने और लेने से ही एक मैटर जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता है। ये सब कुछ बड़ी डिटेल में समझाएँगे और उसके बाद हम आपको कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, ये सब भी पढ़ाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री की हिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री जो स्टार्ट करी गई थी, केमिस्ट्री पे रिसर्च, केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन, सबसे पहले ना ये एंशिएंट टाइम से ही स्टार्ट हो गया था। एंशिएंट टाइम से ही जितने पुराने समय के साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने केमिस्ट्री पे रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी थी। जैसे कि हमारे इंडियन फिलोसफर्स भी थे, उनका मानना था कि जो पूरी दुनिया है, दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं और जितने भी जो है एलिमेंट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सब 5 तत्वों से ही बने हैं। इसको पंच तत्व थ्योरी भी बोला जाता है। जैसे आपने सुना ही होगा कि हमारा शरीर जो 5 तत्वों का बना है। कौन से 5 तत्व? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। ये 5 तत्व हैं हमारे इंडियन फिलोसफर्स के हिसाब से। वो बात अलग है, बाद में जाके जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो है 118 जो है एलिमेंट्स ढूँढ लिए थे, ठीक है ना? तो 5 तत्वों से ही हमारी पूरा धरती बनी है, पूरा संसार बनाई है। इंडियन फिलॉसफी थी, ना कि सिर्फ इंडियन फिलॉसफी थी ये, बल्कि चाइनीज़ और कुछ और सभ्यता भी यही माना करती थी। वो बात अलग है, जो हमने 5 तत्व गिनवाए हैं, चाइना ने कुछ और गिनवाए थे। उन्होंने जो एक बिजली भी गिनवा दिया था और आकाश ने गिनवाया था, मतलब दोनों के अलग-अलग तत्व थे। पर थ्योरी यही थी कि पूरी दुनिया 5 तत्वों से बनी है, ठीक है ना? और जो अगर एंशिएंट साइंस की अगर हम बात करते हैं, तो नागा अर्जुना का नाम लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। नागा अर्जुना ये एंशिएंट टाइम के बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे, बहुत ही बड़े जो है साइंटिस्ट थे। इनको जो है कई बार आइंस्टाइन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है नागा अर्जुना को। क्यों बोला जाता है इन्हें आइंस्टाइन ऑफ इंडिया? क्योंकि इन्होंने थ्योरी ऑफ एम्प्टीनेस दी थी, ठीक है ना? उस समय हिंदी में उसका कुछ और नाम था, पर इनकी जो थ्योरी थी वो थ्योरी ऑफ एम्प्टीनेस थी, जो बहुत ही ज़्यादा जो है मिलती-जुलती थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने दी थी, वो इनके विचारों से मिलते-जुलते थे, काफ़ी ज़्यादा इन दोनों के विचार और इनकी थ्योरीज़ मिलती-जुलती थी, इसलिए इन्हें न नागा अर्जुना को आइंस्टाइन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये तो बात होगी हमारे एंशिएंट टाइम की। अब कुछ मॉडर्न टाइम ऑफ केमिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री के मॉडर्न पीरियड की भी हम बात करते हैं। तो जो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है, वो एंटोनियो लावोइत्ज़र को बोला जाता है। ये ना एंटोनियो लावोइस्टर, ये फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मॉडर्न टाइम्स में सबसे पहले जो है केमिस्ट्री पर रिसर्च करी थी, काफ़ी सारी थ्योरीज दी थी। इन्होंने जो है ऑक्सीजन के आविष्कार में भी जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इस बात को ध्यान देना, इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था।
ऑक्सीजन एलिमेंट का आविष्कार हमारे एंटोनियो लावोइट्ज़र ने नहीं किया था, सिर्फ उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया था थोड़ा बहुत, ठीक है? और इनका जो मेन माना जाता है इनको, कि इन्होंने सबसे बड़ी इनकी जो थ्योरी थी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास थी, ठीक है ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में लिख देता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ मास नॉट एनर्जी, एनर्जी वाली थ्योरी दूसरी है, वो हम बाद में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की इन्होंने थ्योरी दी थी। इनका मानना था कि जो मास है, अगर एक डिब्बे में बंद कुछ मास है तो सालों सालों तक भी वो मास बरकरार रहेगा। वो अपनी जो है स्टेट बदल सकता है, अपने जो है रूप रंग बदल सकता है, पर वो रहेगा उतना ही मास जितना, जितने एटम्स उस बॉक्स के अंदर मौजूद हैं, हजारों करोड़ों साल तक भी उस बॉक्स में उतने ही मैटर जो है मौजूद रहेंगे। वो बात अलग है कि कुछ मैटर जो इसके अंदर से निकल जाएँ, निकल के बाहर एटमॉस्फेयर में चले जाएँ, पर वो मैटर रिड्यूस नहीं होंगे। जितने भी एलिमेंट्स और मतलब जितने भी उसमें एटम्स हैं, उतने के उतने ही रहेंगे, कम नहीं हो पाएँगे, ठीक है? एटमॉस्फेयर में मिल सकते हैं वो, पर वो खत्म नहीं होगा कोई भी उसका एटम, ठीक है? ये थी हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की थ्योरी एंटोनियो लावोइट्ज़र की। ठीक है? और दूसरे जो साइंटिस्ट का नाम है, वो हमारा कार्ल डब्ल्यू स्टील्स का नाम है। कार्ल डब्ल्यू स्टील, इन्होंने जो है पहली बार ऑक्सीजन को ढूँढा था। आप ढंग से समझिए कि जो ऑक्सीजन में हमारे एंटोनियो लावोइट्ज़र ने कंट्रीब्यूशन दिया था, पर अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है किसने डिस्कवरी करी थी हमारे ऑक्सीजन की, तो हमारे वो स्टील हैं। स्टील ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी थी। ऑक्सीजन नाम के एलिमेंट की डिस्कवरी करी थी। ऑक्सीजन गैस की नहीं, ऑक्सीजन नामक एलिमेंट की डिस्कवरी करी थी हमारे कार्ल डब्ल्यू स्टील ने, ठीक है? और जो दूसरे ना एक और 2 और साइंटिस्टों के नाम है हमारे, हमारे डामिट्री डिमिट्री, है ना? और डाल्टन। इन दोनों के भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है केमिस्ट्री में। जो हमारे डिमिट्रीज़ हैं, इन्होंने और डाल्टन, डाल्टन ने तो थ्योरी दी थी हमारी एटॉमिक थ्योरी जो थी वो डाल्टन ने दी थी। और सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल आई थी वो डिमिट्रीज ने दी थी। बाद में और भी ज़्यादा पीरियोडिक टेबल्स आई थी, कई सारी आई थी, पर जो सबसे पहली पीरियोडिक टेबल आई थी वो डिमिट्रीज के द्वारा ही दी गई थी। उन्होंने ही जो है अपना एक फॉर्मूला बनाया था एलिमेंट्स को एक टेबल में लिखने का। वो 3-3 के पेयर में एक उनका फॉर्मूला था कि 3-3 के पेयर में जो है एलिमेंट्स को लिखा जाएगा, ठीक है ना? ये थोड़ा टिकड़ा जा रहा है, मैं इसलिए लिख देता हूँ। और इसके आधार पे उन्होंने 3-3 के पेयर के आधार पे जो अपने लिखने का तरीका था, उसके आधार पे इन्होंने फ्यूचर में आने वाले कुछ एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन भी करी थी। उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी, उसमें जो काफ़ी सारी खाली-खाली जगहें जो छोड़ दी गई थी, कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स आएँगे, उनका मानना था, जो उन जगहों को फिल करेंगे, और ऐसा ही हुआ। आगे फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, और जो कि उनकी टेबल में फिट बैठ रही थी। उन्होंने जो खाली जगहें छोड़ी थी, उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर जो है उसमें फिट बैठ रहा था। उसके आधार पे उनको आगे जाके उस टेबल में फिट किया गया। वो बात अलग है। बाद में और भी ज़्यादा एलिमेंट्स ढूँढे ढूँढे गए, जो कि उनकी टेबल में फिट नहीं हो रहे थे। इसलिए उस टेबल को हमने जो है मानने से इनकार कर दिया, और एक नई टेबल खोजी गई थी। ठीक है ना? और सबसे पहले जो टेबल खोजी गई थी पीरियोडिक टेबल, वो हमारे डिमिट्रीज़ के द्वारा खोजी गई थी। फिर डाल्टन आए थे, डाल्टन ने उसके बाद डाल्टन आए थे, उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? एटॉमिक थ्योरी कहती है कि जितनी भी दुनिया में हर चीज़ जो है एटम की ही बनी है। एटम एक ऐसी चीज़ है जो कि अनडिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है ना? वो एटॉमिक थ्योरी जो दी थी हमारी डाल्टन ने दी थी। जैसे एक और साइंटिस्ट का नाम हमारा रह गया था, अल्फ्रेड नोबेल का, ठीक है ना? जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, वैसे तो ये आगे जाके केमिस्ट्री हम जो केमिस्ट्री के आगे के चैप्टर करवाएँगे, उनमें भी इनका नाम ज़िक्र करेंगे, पर मैं चाहूँगा कि इन साइंटिस्टों के नाम के साथ अल्फ्रेड नोबेल का भी नाम लिया जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। और सबसे जो बड़ा इनकी मानी जाती है चीज़,
इन्होंने जो है नोबेल प्राइज़ की स्टार्टिंग करी थी। इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज़ की स्टार्टिंग हुई थी। इन्होंने जो अपनी पूरी जीवन पूँजी थी, उसको जो है एक ट्रस्ट को दे दिया था और उसी जीवन पूँजी के इंटरेस्ट से जो इनकी पूरी जो वेल्थ थी, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है, उसी इंटरेस्ट के ऊपर से नोबेल प्राइज़ जो किया जाता है। ठीक है ना? मतलब जो इन्होंने जितनी भी इनकी वेल्थ थी, उसका जो ट्रस्ट बना दिया और उस ट्रस्ट का से जो इंटरेस्ट आता था, उस इंटरेस्ट के बेस पे जो है नोबेल प्राइज़ गिवन किया जाता है। जो भी लोगों को नोबेल प्राइज़ के बदले में जो है कुछ अमाउंट दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं इनाम में, वो सब कुछ इंटरेस्ट पे होता है, जो इनकी वेल्थ है उसका इंटरेस्ट होता है। और जो इनकी इन्वेंशन थी, वैसे तो इनके नाम पे बहुत सारी इन्वेंशन है, 300 से ज़्यादा पेटेंट हैं इनके नाम पे, पर जो मेन में सबसे बड़ी इन्वेंशन थी वो डायनामाइट की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज करी थी। जो स्टार्टिंग में डायनामाइट की खोज करी गई थी, वो एज़ ए वेपन नहीं करी गई थी, बल्कि माइनिंग में यूज़ करने के लिए कुछ मेडिसिन यूज़ भी होते हैं डायनामाइट के, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करने के लिए खोज करी गई थी अल्फ्रेड नोबेल की ने। वो बात अलग है, बाद में जाके डायनामाइट का यूज़ जो है हम वॉर में ज़्यादा करने लग गए, माइनिंग में तो कम ही करते हैं। माइनिंग में तो अब बड़ी-बड़ी मशीनें आ गई हैं, पर वॉर्स में डायनामाइट का कुछ ज़्यादा ही यूज़ होने लगा है, ठीक है ना? मतलब पूरी दुनिया ही बदल दी थी इन्होंने डायनामाइट की खोज करके। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, मेन टॉपिक पे, हमारा मैटर एंड इट्स स्टेट पे। तो सबसे पहले समझते हैं मैटर होता क्या है? मैटर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो एनी सब्सटेंस व्हिच हैज़ सम एनीथिंग व्हिच हैज़ सम सरफेस एरिया या फिर मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। ठीक है ना? मतलब 2 चीज़ें होनी चाहिए, मास होने चाहिए किसी भी चीज़ को मैटर कहलाने के लिए और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ जो कि जिसका कुछ मास है, कुछ सरफेस एरिया है और वो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, वो अपनी कुछ स्पेस को कंज़म्पशन कर रही है स्पेस की, तो उस चीज़ को हम मैटर कहेंगे, ठीक है? अब आप कहेंगे कि हवा है जैसे कि हमारी, फिर तो हवा को हम मैटर नहीं कह सकते क्योंकि हवा जो है कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही, इसका कोई हमें सरफेस एरिया देखने को तो नहीं मिल रहा। पर नहीं, म स स्पेस भी, हवा भी हमारी मैटर में ही आती है, क्यों? क्योंकि जैसे कि आपने लेज़ का पैकेट खोला होगा, वो कितना फूला हुआ होता है। वो क्यों फूला हुआ होता है? क्योंकि उसके अंदर गैस भरी होती है। वो जो गैस होती है उसको अपनी जगह चाहिए। वो अपनी जगह को मेंटेन रखने के लिए पैकेट को फुला के रखती है। पैकेट पे प्रेशर बना के रखती है कि भई ये मेरी जगह है, तुम मेरी जगह मत घेर लेना। जो जगह है मैं मुझे जो जगह चाहिए, वो चाहिए। मुझे उससे कम जगह में काम नहीं चलेगा, गैस ऐसा कहती है। जो नाइट्रोजन भरी होती है हमारे पैकेट में, फूड पैकेट में, पर ठीक है ना, क्यों भरी होती है नाइट्रोजन ही क्यों, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इसका भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत होता है, कौन सी गैस स्पेसिफिकली नाइट्रोजन का ही क्यों यूज करा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे। मैटर जो है कितनी तरीके की, कैसी कैसी तरीके की स्टेट्स में पाया जाता है। तो बेसिकली मैटर जो है, जितनी भी हमारे सामने आसपास जितनी भी चीज़ें मौजूद है, जितना भी मैटर मौजूद है, वो 5 स्टेट्स में पाया जाता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों तो आपने सुने ही होंगे, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, बताने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर चौथी हमारी प्लाज़्मा और पाँचवीं आती है हमारी बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है? ये हमारी 5वीं स्टेट होती है। अगर हम प्लाज़्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें, तो ये जो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इन्हें आइंस्टाइन और बोस नाम के एक साइंटिस्ट ने ढूँढा था, ठीक है? और बोस हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, जो कि जो इंडिपेंडेंस से पहले के साइंटिस्ट थे, जो ब्रिटिश में हमारे इंग्लैंड में जाके इन्होंने रिसर्च करी थी और उस रिसर्च को वेरीफ़ाई करा था आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने बताया था कि ये जो बोस नामक साइंटिस्ट ने जो रिसर्च करी है, बिल्कुल सही रिसर्च है, इसमें कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं है। इसी के कारण जो है, इस स्टेटमेंट का नाम दोनों के नाम पे रख दिया, क्योंकि सिर्फ इंडियन के नाम पे उस समय आप जानते ही हो कि इंडियन को इतने अच्छे तरीके से इंग्लैंड में देखा नहीं जाता था, इसलिए पर उन्होंने रिसर्च तो कुछ ज़्यादा ही भयानक कर दी थी, तो नाम तो उन्हें देना था, इसलिए दोनों के नाम पे दे दिया गया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। जो पर ये ढूंढी किसने थी?
ये हमारे बॉस ने ढूँढी गई थी, ठीक है? बॉस नामक साइंटिस्ट ने ढूँढी थी। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि बीईसी जो मैटर है हमारा, बीईसी जो मैटर की स्टेट है, ये किसने ढूँढी थी? तो ये बॉस नामक साइंटिस्ट ने ढूँढी थी। अच्छा, पहले तो हम जो है 3 स्टेट्स की बात करेंगे अपनी, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज़्मा और बीईसी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इनको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तीनों को ये आराम से समझ लेते हैं। जो वैसे आप कहीं सोच रहे होंगे कि कुछ ज़्यादा ही बेसिक सी चीज़ें हो रही हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस ये क्या पढ़ाए हैं? पर इतन कुछ भी बेसिक नहीं होता है। सब कुछ बड़ी ध्यान से सुनिए, आपको पता जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सुनने में आएँगी कि जो थी तो बेसिक पर आपको पता नहीं थी, या फिर अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, ये क्या है? इसको ऐसे लिखें या वैसे लिखें? इसका ऑप्शन ए होगा या बी होगा? इसलिए ध्यान से सुनें इन चीज़ों को। सबसे पहले सॉलिड की अगर हम बात करें कि सॉलिड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनको कैसे आइडेंटिफ़ाई किया जाता है। सॉलिड चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिजिड होती हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा रिजिड होती हैं और इनका फिक्स जो है शेप एंड फिक्स वॉल्यूम होती है। इनकी शेप भी फिक्स होती है और इनकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है। यानी कि जो है अगर मेरे हाथ में ये जो मार्कर है तो इसकी मार्कर की शेप जो है एकदम फिक्स है। ऐसा नहीं कि बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अपनी शेप जो है खुद ही में खुद चेंज करता रहे, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। फिर से बोल रहा हूँ मैं, बिना एक्सटर्नल प्रेशर के। अगर मैं इसको काट दूँगा फिर तो इसकी स्टेट चेंज ही हो जाएगी, फिर तो इसकी शेप चेंज ही हो जाएगी, 2 टुकड़ों में बँट जाएगा ये। पर बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के ये अपनी शेप और जो है अपनी वॉल्यूम फिक्स ही रखते हैं। जबकि जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, ये इनकी वॉल्यूम तो फिक्स होती है, पर इनकी शेप फिक्स नहीं होती। जैसे अगर मैं अभी अपने हाथों में पानी रख दूँगा, तो पानी अपने आप ही फिसल के मेरे हाथों से गिर जाएगा, अपनी स्टेट चेंज कर देगा, ठीक है ना? अगर मैं उसको जो है किसी कंटेनर में डाल दूँगा, तो कंटेनर की शेप ले लेगा, जो अगर गोल कंटेनर में डाल दूँ, गोल ले लेगा, चौकोर में डालूँगा, चौकोर शेप ले लेगा। जिस भी जगह मैं पानी को डालूँगा, वो उसी की शेप ले लेगा। इसलिए इनकी कुछ भी लिक्विड की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है। पर जो लिक्विड होता है इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। मतलब अगर मैं 1 लीटर पानी लेता हूँ, उसको मैं किसी भी कंटेनर में डाल दूँ और बार-बार चेंज करता रहूँ, वो रहेगा 1 लीटर ही। वो 1 का 2 और कभी आधा नहीं हो जाएगा। वो रहेगा 1 लीटर का 1 लीटर ही पानी ही रहेगा। मैं इसको किसी भी कंटेनर में डाल दूँ या फिर मुझे सड़क पे ही फेंक दूँ, जब तक वो इवेपोरेट नहीं होता ऑफ़ कोर्स, फिर उसकी स्टेट ही चेंज हो जाती है। पर वो रहेगा 1 लीटर का 1 लीटर पानी ही। तो इसकी फिक्स वॉल्यूम होती है, पर जो है शेप उसकी फिक्स नहीं होती है हमारी लिक्विड की। अगर हम गैस की बात करें तो इनकी ना ही शेप फिक्स होती है, ना ही इनकी जो है वॉल्यूम फिक्स होती है। ना ही शेप फिक्स होती है हमारी गैस की, ना ही कोई वॉल्यूम फिक्स होती है। जैसे कि हमारी हवा है सामने, इसको आप कहेंगे कि वॉल्यूम कैसे फिक्स नहीं होती? जो अगर रैपर की बात करें, रैपर में तो वो फिक्स ही होती है गैस, जितनी गैस है उतनी गैस रहेगी, ज़्यादा या कम नहीं होगी। पर ये समझिए कि इसकी जो है हमारे गैस की वॉल्यूम चेंज हो सकती है। मतलब अगर गैस पे प्रेशर लगाया जाए, गैस को बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाए, तो वो कम जगह घेरनी शुरू कर देगी। उसके पार्टिकल्स क्लोज़ आ जाएँगे और गैस जो है कम जगह में ही भी अपना काम चला लेगी, ठीक है ना? जो हमारे रैपर्स होते हैं, अगर उसपे एक फिक्स न अमाउंट ऑफ प्रेशर के कारण जो है इतनी बहुत जगह घेरती है। अगर उसमें प्रेशर कमती या प्रेशर को कम या ज़्यादा करा जाए, तो रैपर के अंदर मौजूद हवा भी जो है अपनी जो है वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकती है। ये डिपेंड करता है कितना प्रेशर लगाया जा रहा है उस गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है? तो इसमें जो है ना ही शेप फिक्स होती है, शेप तो आपको समझ में आ ही गया, शेप तो हवा चारों तरफ है ही, अलग-अलग शेप ले रही है। अगर जो है इस कमरे में है तो कमरे की शेप लेगी, अगर मेरे हाथ में है तो हाथ की शेप लेगी, किसी भी जगह है उस वही शेप ले लेती है ये, ठीक है? ये तो हमारी गैस और लिक्विड की बात होगी। अच्छा, और इनके पार्टिकल्स की बात करें, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा जो है दूर-दूर होते हैं हमारे, ठीक है? बहुत ज़्यादा दूर-दूर होते हैं, लिक्विड के थोड़े कम दूर होते हैं।
और हमारे सॉलिड के तो बिल्कुल ही जुड़े हुए ही होते हैं, एकदम ही टाइटली कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, ठीक है ना? सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल ही टाइट होते हैं। इसी के कारण इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस है, वो हमारे सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले कम होता है और गैसियस में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना? लिक्विड में जो है सॉलिड के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है और गैसियस में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। अच्छा, और एक बात जो एग्ज़ाम में थोड़ी कंफ्यूजिंग करने वाली बात होती है, वो होता है कि इनके पार्टिकल्स कितने ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, किसके पार्टिकल में कितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। ये आपको मैं समझता हूँ आपको पता नहीं होगा, वैसे हम सबने अपनी छोटी क्लासों में इस बारे में समझा होगा, पढ़ा होगा किताबों में, पर ये याद किसी को नहीं रहता है। तो हर जो मॉलिक्यूल होता है, भले वो सॉलिड का हो या गैस का हो, हमारे प्लाज्मा का या बीईसी का हो, वो हर वक्त जो है मूव कर रहा होता है। जो भी एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी प्लेस पे, ठीक है ना? बस वो तो गुरुत्वाकर्षण है, हमारा ग्रेविटी है, जो सभी पार्टिकल्स को एक जगह पे निश्चित करके रखता है, एक जगह पे जोड़ के रखता है। तो इसी कारण वो थोड़ा बहुत फिर भी वाइब्रेट करते रहते हैं। उस वाइब्रेशन को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। कितनी एनर्जी के साथ एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल अपनी ही स्थान पे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है? अगर हम जो है सॉलिड की बात करें, तो सॉलिड में सबसे कम होती है वाइब्रेशन या फिर काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड के पार्टिकल में लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है, जबकि अगर हम गैस की बात करें तो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है। हमारे गैसीय स्टेट्स में के पार्टिकल्स में हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं और यही कारण है कि जो गैस होता है, वो अपने कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर भी एक्सर्ट करता है, ठीक है ना? जैसे कि पार्टिकल्स अगर मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो आसपास की दीवारों पे भी जो है धक्का मारेंगे, आसपास की दीवारों से टकराएँगे, उन पे प्रेशर क्रिएट करेंगे, ठीक है ना? इसी को कहते हैं गैसियस प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है ना? कंटेनर की वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वो इसी काइनेटिक एनर्जी के कारण किया जाता है, जो कि हमारी गैसीय स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड स्टेट में सबसे कम होती है ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? और अगर हम कन्वर्जन की बात करें गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड की बात करें, तो गैसीय स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है प्रेशर की मदद से, प्रेशर की और टेम्परेचर की मदद से, ठीक है? अगर गैस पे हम प्रेशर एक्सर्ट कर देंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर कर देंगे, तो वो गैस जो है लिक्विड फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे अगर हम लिक्विड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो थोड़ा बहुत सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम प्रेशर जो है डालते हैं किसी भी चीज़ पे, तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास-पास आने लग जाते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ पे प्रेशर डालेंगे, तो वो पास आएगा, वो जो पिचकना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? जैसे कि आपने फॉइल पेपर लिया होगा कभी, फॉइल पेपर को आप क्रश करते हैं, इतनी बड़ी बॉल बन गई, और ज़्यादा प्रेशर के साथ क्रश करेंगे, छोटी बॉल बन जाएगी, और प्रेशर से क्रश करेंगे, तो और छोटी बॉल बन जाएगी। ऐसे ही हमारा गैस, लिक्विड और सॉलिड के साथ भी है। अगर गैस को जो है क्रश करेंगे, तो वो पार्टिकल्स क्लोज़ आते जाएँगे और एक टाइम पे इतने क्लोज़ आ जाएँगे कि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी गैस। और अगर फिर भी हम प्रेशर एक्सर्ट करना जो है इस पे कम नहीं करते हैं और प्रेशर डाले जा रहे हैं, तो फिर वो हमारी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना? जैसे कि हमारी जो लिक्विफाइड ऑक्सीजन होती है या फिर हमारी एलपीजी होती है, ठीक है ना? वो सब को सब गैस को प्रेशर की मदद से लिक्विफाइड में कन्वर्ट किया जाता है उस स्टेट में, जो हमारी एलपीजी होती है, उसमें जो है प्रेशर लगाया जाता है और गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है। प्रेशर की मदद से। और जो टेम्परेचर की अगर हम बात करें, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितनी ज़्यादा हीट करेंगे हम किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मैटर को जितना ज़्यादा हीट करेंगे, वो उसके पार्टिकल उतने ही दूर होते चले जाएँगे। जितना ज़्यादा कूल करेंगे, उतने ही पार्टिकल पास आते चले जाएँगे। ये प्रेशर और हीट के 2 कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर हम गैस को हीट करते हैं, तो वो उसके पार्टिकल्स और दूर होते चले जाएँगे,
वो और भी ज़्यादा गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, उसमें और भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, हीट के साथ काइनेटिक एनर्जी भी आती है, ये भी आपको समझना है, ठीक है? सिंपल सी बात है, अगर वो गैसीय स्टेट में और ज़्यादा गैसीय स्टेट में आएगी, तो हम जानते ही हैं जितनी ज़्यादा गैसीय स्टेट में आएगी, उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है? और हीट के कारण जो है पार्टिकल दूर-दूर हो जाएँगे और इस कारण जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम लिक्विड को गर्म करते हैं, तो उसमें जो है पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और पार्टिकल दूर-दूर होने लग जाएँगे, फिर वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, इवेपोरेशन हो जाएगा हमारे लिक्विड का। ऐसे अगर गैस को हम कूल करते हैं, एकदम ठंडा करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जो है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है, वो खत्म हो जाएगी और पास-पास आने लग जाएँगे, एक-दूसरे से जुड़ने लग जाएँगे, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएँगे। इस इसको जो है कन्वर्जन का हम बाद में एकदम और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, ये मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया था। अब हम 2 नई स्टेट्स की इसकी बात करेंगे, ठीक है ना? पहले तो हमने 3 जो कॉमन सी स्टेट्स थी हमारी मैटर की, उनके बारे में अच्छे से डिटेल में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझ लिया। अब जो है हम प्लाज़्मा और पीईसी जिसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट भी बोला जाता है, उसके बारे में समझेंगे। ये दोनों नई-नई खोज करी गई थी, खासकर बीईसी तो ये 90s में ही खोज करी गई थी इसकी, ठीक है? बोस और आइंस्टाइन के द्वारा करी गई थी इसकी खोज। जो प्लाज़्मा स्टेट होती है, ये बहुत ही सिंपल स्टेट है, ये मतलब सुपर एनर्जेटिक, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स को कहते हैं। जो भी हमारे सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, उनको कहते हैं कि वो प्लाज़्मा स्टेट में है। ठीक है? इसके बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये सुपर एनर्जेटिक, सुपर एक्साइटिक फ़ेज़ में होते हैं और जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो प्लाज़्मा में सबसे हाईएस्ट होती है। गैसीय स्टेट से भी ज़्यादा जो है काइनेटिक एनर्जी हमें प्लाज़्मा स्टेट में पाई जाती है। प्लाज़्मा में बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, इसके पार्टिकल एक-दूसरे से टकराते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा शोर मचाते हैं, ठीक है? शोर नहीं मचाते मतलब लाइट इमर्ज करते हैं, इतने ज़्यादा टकराने से लाइट इमर्ज करते हैं। और ये कहाँ पे पाई जाती है? इसका सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं, वो सन में होता है कि वो सन सूरज से एक रोशनी आ रही है, सूरज या फिर स्टार से रोशनी आती है, वो इन्हीं पार्टिकल्स के कारण होती है। वैसे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है वो कि जब हाइड्रोजन टूट के हीलियम में कन्वर्ट होती है, हाइड्रोजन हीलियम में जब कन्वर्ज़न होता है नए जो है न्यूक्लियर फ्यूज़न फ्यूज़न लगातार चलता रहता है एक-एक एटम्स में वहाँ पे, जब जाके वो इतनी ज़्यादा एनर्जी बनती है, वो बात अलग है। पर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा सुपर एनर्जेटिक हो जाते हैं। इतने ज़्यादा न्यूक्लियर फिज़न और फ्यूज़न के चक्कर में इसके कारण वो प्लाज़्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और पूरी दुनिया में रोशनी फैलाते हैं। ठीक है ना? प्लाज़्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और पूरी दुनिया में रोशनी फैलाते हैं। इसके जो है आर्टिफ़िशियल एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि ह्यूमन्स ने प्लाज़्मा स्टेट को कैसे यूज़ करा है, तो वो हमारी फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में और नियॉन जो बल्ब होते हैं उनमें फ्लोरेसेंट ट्यूब आप समझ रहे हैं ना कि जो गुफाओं में जाते हैं लोग तो वो एक ट्यूब से लेके आ जाते हैं उसको तोड़ते हैं अंदर का जो है कि कुछ केमिकल मिक्स हो जाते हैं तोड़ने के कारण चेक करते हैं और लाइट जल पड़ती है वो जो ट्यूब होती है वो अचानक से एक रोशनी सी रिलीज कर जाती है वो चमक उठती है वो ट्यूब ठीक है ना वो प्लाज्मा के कारण ही होती है उसमें कुछ ऐसी गैस होती है जो थोड़ा सा मिलाने के कारण और थोड़ा शेक करने के कारण सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक हो जाते हैं जिसके पार्टिकल इसके कारण जो है वो जो है ग्लो करने लग जाती है। ये फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में ये नियॉन शाइन बल्ब जो होते हैं नियॉन शाइन बल्ब जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है और क्या कौन सी गैस होती है जो हमारे फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है उसमें हीलियम भरी होती है उसको सुपर एक्साइटेड करने के लिए हीलियम भरी होती है और नियॉन बल्ब में जो है हमारी नियॉन बल्ब में नियॉन गैस भरी होती है ठीक है और जो भी ये गैसेस होती हैं हर एक गैस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक पर्टिकुलर रंग को को इमर्ज करती है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमारी फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है फ्लोरेसेंट कलर को जो है इमर्ज करेगी। फ्लोरेसेंट नाम का फ्लोरेसेंट कलर तो आपको पता ही होगा ना कि थोड़ा-सा ऑरेंज टाइप का सा कलर होता है, बहुत ही चमकीला सा कलर होता है। उस कलर को जो है ये इमर्ज करती है हाई टेम्परेचर पे। ये भी ज़रूरी है, ये सुपर एक्साइटेड जो है बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है। करीब-करीब
535 या फिर उससे भी अधिक टेम्परेचर पे चाहिए होता है इनको, सेल्सियस, इनको सुपर एक्साइटेड बनाने के लिए हो, ठीक है। ऐसे नियॉन में नियॉन गैस होती है जो कि नियॉन कलर को इमर्ज करती है। अब अगर हम बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें, ये बिल्कुल ही उल्टी है प्लाज्मा के। क्यों? क्योंकि जो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट है, वो ऐसी गैस होती हैं जो बहुत ही लो टेम्परेचर पे रखी जाती हैं। लो टेम्परेचर, लो प्रेशर पे, ठीक है ना, टेम्परेचर नहीं, लो प्रेशर पे रखी जाती है। मतलब उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत ही दूर दूर होते हैं। एक इधर पार्टिकल, एक इधर, एक इधर, एक इधर, कहानी खत्म। ठीक है, इतनी दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं। ये गैस, नॉर्मल जो हमारी गैसेस स्टेट होती है, उससे 100 टाइम्स या फिर 1000 टाइम्स तक भी ज़्यादा इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, यानी लेस डेंसिटी होती है 100 टाइम्स। 100 से 1000 टाइम जो है लेस डेंसिटी होती है गैसीय स्टेट के मुकाबले। आप जानते हैं गैसीय स्टेट अपने आप में इतनी ज़्यादा हल्की होती है, इतनी कम डेंसिटी होती है कि हम हवा में जो है अपना हाथ भी घुमा देते हैं, पार्टिकल्स इधर-उधर हो जाते हैं। जैसे मैंने हाथ घुमाया तो जो गैसीय पार्टिकल थे वो इधर-उधर हो गए, इतनी ज़्यादा उनमें स्पेस थी। पर इसमें जो है हमारे बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट वाली जो गैसेज़ होती हैं, इनमें 100 से 1000 टाइम तक भी ज़्यादा स्पेस होती है। ठीक है? और इनके बारे में क्या कहते हैं कि सुपर कूल करा जाता है, इन्हें सुपर कूल टेम्परेचर पे रखा जाता है, जो कि सुपर कूल टेम्परेचर 270 -273 डिग्री को कहते हैं। डिग्री सेल्सियस को सुपर कूल टेम्परेचर कहते हैं। उस टेम्परेचर पे इन लो डेंसिटी वाली गैसेस को जब बहुत ही ज़्यादा कूल करा जाता है, तो ये इस स्टेट में बीईसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसका जो है बहुत ही कम जगह पाई जाती हैं, इतनी ज़्यादा, क्योंकि -273 डिग्री यानी कि एब्सोल्यूट कूल टेम्परेचर कहते हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट ना पहुँचे, उस जगह को बोलते हैं -273 डिग्री सेल्सियस, यानी एब्सोल्यूट कूल टेम्परेचर होता है ये। और ये जो है बहुत ही कम जगहों पे पाया जाता है, या तो इसको आर्टिफिशियली जो है लैब में बनाना पड़ता है। ऐसी कंडीशंस को आर्टिफिशियली लैब में बनाया जाता है, या फिर कहीं सोलर सिस्टम में कहीं दूर ये पाए जाते हैं। इसलिए इनके कोई भी हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको सुपर कूल करा जाता है -273 डिग्री पे, यानी एब्सोल्यूट कूल टेम्परेचर पे। अच्छा, ये तो हमने लिखा है 535, ये एक्चुअल में 5535 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है ना। ये इतना, ये हमने गलत लिख दिया था, ये 500 थी, 5000 डिग्री था, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म टेम्परेचर पर रखा जाता है, और इसको बहुत ही ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर पर रखा जाता है इस स्टेट को बनाने के लिए, और स्टेट को बनाने के लिए बहुत ही गर्म टेम्परेचर पे। इसलिए ये सूरज पे ज़्यादा पाया जाता है। ये सूरज पे जो है ऑटोमेटिकली नेचुरली जो है हमें बस सूरज पे ही इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। चलिए अब हम जो है कुछ कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं, कैसे वन स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्जन चलता है, क्या प्रोसेस होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं। अब हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ेंगे, यानी कि मैटर का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो कन्वर्जन होता है, उस कन्वर्जन को क्या कहते हैं, कैसे वो होता है। तो इसमें ना हम सिर्फ 3 ही स्टेट्स की बात करेंगे, लिक्विड, गैसियस और सॉलिड की। जो हमारी 2 एक्स्ट्रा स्टेट्स थी, यानी कि प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन दोनों स्टेट्स के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता भी नहीं है। उनके कैसे नेचर होता है, कैसे उनमें कन्वर्जन होती है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी साइंटिस्ट को पता नहीं है। अगर पता है तो इतनी ज़्यादा जो है नॉर्मल लोगों के साथ शेयर नहीं करी गई है, ठीक है। तो इन तीनों की बात करेंगे। तो जो लिक्विड से हमारी गैस में कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन, उस प्रोसेस को हम जो है वेपोराइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये एरो गलत बने हुए हैं, इसको सही कर लेते हैं। तो वेपोराइजेशन कहते हैं, और जो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसको कंडेंसेट कहते हैं। फिर हमारे गैस से जो सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्जन होता है उसको सब्लिमेशन कहते हैं। उसके बाद सॉलिड से जो लिक्विड जाती है हमारी, ठीक है ना, सॉलिड से लिक्विड में जा रही है उसे फ्यूजन, और लिक्विड से सॉलिड में जा रही है तो उसे सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो जैसे कि इसको ना सबसे पहले तो आप जो हमने आपको पहले समझाया था उसको याद कीजिए। हमने बताया था ना कि अगर प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, अगर तो पार्टिकल्स पास पास आएंगे।
अगर गैस पे प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, उस पे प्रेशर डाला जाएगा, तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब हीट जो है अप्लाई करी जाती है, तो पार्टिकल्स दूर-दूर चले जाते हैं। जैसे कि आपको गर्मी लग रही होती है, जब गर्मी का मौसम आता है तो आप किसी से भी किसी के साथ नहीं बैठना चाहते। आपको अपनी स्पेस चाहिए होती है। मुझे सब मुझसे दूर हो जाओ, पसीना मुझे हवा आने दो। आप कहते हो ना ऐसा कि दूर हो जाओ, दूर-दूर बैठो, हवा आने दो। जो ऐसे ही जो है पार्टिकल्स के साथ होता है, जब उन्हें हीट करा जाता है, तो वो कहते हैं कि भैया सब दूर-दूर हो जाओ, मेरे पास कोई मत खड़ा हो, मुझे हवा आने दो, ठीक है ना? तो जब हीट एक्सर्ट करी जाती है तो पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं। जब कूलनेस जो है डाली जाती है, उसको ठंडा कर दिया जाता है किसी सब्सटेंस को, तो उसके पार्टिकल्स पास-पास आ जाते हैं। यही जो है कारण होता है कि जो रेलवे ट्रैक होता है ना, ये जब गर्मियाँ आती हैं तो रेलवे ट्रैक के जो है फूल जाता है, रेलवे ट्रैक बड़ा हो जाता है गर्मी के कारण, क्योंकि उसके पार्टिकल्स दूर-दूर चले जाते हैं और जो आयरन होता है, वो जो है लंबा हो जाता है। ठीक है? अच्छा, हमने ये तो बता दिया कि किसको क्या कहते हैं। इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि जो सॉलिड को जो लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसको फ्यूज़न कहते हैं। ये नाम हो सकता है आपने पहले ना सुना हो, तो एग्ज़ाम में पर आपसे पूछा जा सकता है। इस चीज़ को समझ लीजिए, इसको फ्यूज़न कहते हैं जब सॉलिड को जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो। इसको मेल्टिंग भी कह देते हैं। मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न एक ही बात है। ऐसी हमारी सॉलिडिफ़िकेशन, यानी कि लिक्विड का जो है सॉलिड में कन्वर्ट होना, उसको सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं या फिर फ्रीजिंग भी कह सकते हैं। दोनों ही एक ही बात है, ठीक है? सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग एक ही बात है। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे जो हमारा लिक्विड है, जिस जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना? जिस टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जो कि 100 डिग्री डिग्री सेल्सियस होता है। या तो 100 डिग्री सेल्सियस कह लो, या फिर 327 डिग्री केल्विन कह लो, क्योंकि आपको पता ही है 370 टी है, ये 73, क्योंकि अगर हम जब सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो प्लस 273 करते हैं हम, ठीक है? तो जो है 100 डिग्री सेल्सियस कह लो या 373 केल्विन कह लो, एक ही बात होती है, क्योंकि तो कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस को, अगर हम सेल्सियस को जो है केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 जो है ऐड करा जाता है, ठीक है? ये अलग-अलग मेज़रमेंट है और कुछ नहीं है। जो है पहले किसी जगह पे जो है केल्विन का यूज़ करा जा रहा था, किसी कंट्री में सेल्सियस का यूज़ करा जा रहा था। जब मॉडर्नाइज़ेशन आई, तो दोनों ने आपस में कंपेयर कर लिया कि तुम केल्विन किसको कहते हो, तुम सेल्सियस किसको कहते हो। दोनों ने आपस में कंपेयर करके ये फ़ॉर्मूला निकाल लिया कि जो है हम दोनों के बीच में 273 डिग्री का अंतर है, ठीक है ना? अगर सेल्सियस में से सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो, 273 प्लस कर दो। अच्छा, 100 डिग्री पे जो है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल जाता है, पानी उबल के वेपोराइज़ हो जाता है। ये जो कंडीशन है ना 100 डिग्री जो हमने बताई है, ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, ठीक है ना? जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लेन्स के ऊपर जो जो इलाके हैं, जैसे दिल्ली का इलाका है, वहाँ पे जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन रहा है। पर जब आप पहाड़ों पे जाते हो ना, तो प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है? जितना जैसे-जैसे आप ऊपर चलते जाओगे, तो प्रेशर कम होता चले जाएगा। क्यों कम होता चले जाएगा प्रेशर? इस बात को समझिए। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, ये समझिए। हमारे ऊपर जैसे कि हम जानते हैं कई सारी कई किलोमीटर लंबी अलग-अलग लेयर की जो है एटमॉस्फेयर है। अलग-अलग गैसों से बना एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना? हमारे सिर के ऊपर ही है। तो वो इतना बड़ा जो गैस का पूरा प्रेशर है, वो हमारे ऊपर हर वक़्त दबाव बनाए रखता है। इतना किलोमीटर लंबा जो प्रेशर है, इतनी बड़ी लंबी किलोमीटर की जो चादर बिछी हुई है, वो हर वक़्त हमारे ऊपर प्रेशर बनाती रहती है। इस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। पर जैसे आप पहाड़ों पे ऊपर चलते जाएँगे, वो प्रेशर कम होता चले जाएगा। हमारे ऊपर मौजूद ये जो हवा है, ये कम होती चली जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है कि काफ़ी सारा एटमॉस्फेयर जो आपके नीचे ही आके तब पहाड़ों के आप ऊपर चले जाते हैं, ठीक है ना? इसी कारण जब आप पहाड़ों के ऊपर जाएँगे, तो प्रेशर कम पड़ेगा, कम प्रेशर पड़ेगा, तो पार्टिकल्स दूर-दूर हो जाएँगे,
और ठीक है ना, जब कम प्रेशर बनेगा तो पार्टिकल्स हमारे दूर दूर हो जाएंगे। जैसे कि अगर ये सॉलिड हमारा लिक्विड है, नॉर्मल में तो ये पास पास रहते हैं। अगर जो है हम ऊपर चले जाते हैं तो ये दूर दूर हो जाएंगे। फिर इन्हें जो है गर्म करने के, बॉइलिंग करने के लिए, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो है नीचे गैस जितना अंडरग्राउंड चले जाओगे, प्रेशर उतना कम उतना बढ़ता चले जाएगा आपका। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना है, सब्लिमेशन का कॉन्सेप्ट। ये सब्लिमेशन भी आपने टर्म पहली बार ही सुनी होगी या फिर पहले भी सुनी होगी। वैसे पढ़ाई तो जाती है, हर बच्चे को जो है छोटी क्लासों में समझाई जाती है सब्लिमेशन। जब सॉलिड जो है डायरेक्ट गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, या गैस जो है डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए विदाउट इन्वॉल्विंग लिक्विड स्टेट, ठीक है ना। जब ये डायरेक्ट कन्वर्जन होता है तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? जैसे कि आपकी ड्राई आइस हो गई, ड्राई आइस यानी कि जो सॉलिड फॉर्म ऑफ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसको ड्राई आइस कहते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं आती, वो सीधा सॉलिड में आ जाएगी, सॉलिड से गैस में आ जाएगी, सीधा कन्वर्जन होता है उसमें, सीधा सब्लिमेशन होता है। तो ये ड्राई आइस में देखने को मिलती है, या नेपथलीन में मिलती है देखने के लिए, और हमारा बेंजोनिक एसिड में देखने को मिलती है। ये 3 इसके मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हैं। और एक आयोडीन में भी सेम यही प्रोसेस होता है। ये 4 एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए। एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि सब्लिमेशन किस में होता है, और जिन एजेंट्स में सब्लिमेशन होता है उन्हें सब्लिमेट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ड्राई आइस को सब्लिमेट एजेंट कहते हैं। तो इन ड्राई आइस, नेपथलीन, नेपथलीन की बॉल्स होती है ना, जो आप जो किताबों के बीच में लगाते हो, सफ़ेद सफ़ेद सी, कीड़ों को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए सफ़ेद सी बॉल होती है। जो है बाथरूम में भी लगाई जाती है उनको, और कई जगह किताबों में भी लगाई जाती है, ताकि जो है कोई भी दीमक ना लगे या फिर कोई भी किताबों में कीड़ा ना लगे, ठीक है ना। वो छोटी छोटी गोल सी खुशबू, जो थोड़ी तीखी सी स्मेल होती है, जिसकी थोड़ी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है क्योंकि वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रही है नेपथलीन में। ऐसे ड्राई आइस होती है, और बेंजोनिक एसिड भी हमारा एक चीज़ होती है, वो भी जो है डायरेक्ट ही सब्लिमेट होता है। ठीक है, तो आपको यही सब ही जानना ज़रूरी था इस टॉपिक से। ये इतना ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं था, क्योंकि हमने पहले स्टार्ट कर दिया। पहला टॉपिक हमेशा कोई भी आप सब्जेक्ट उठा लीजिए, उसमें आसान ही होता है, आगे जाके थोड़ी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती हैं। पर अगर आप धीरे धीरे अपना बेस बनाते हुए चलेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, सब कुछ बहुत ही आसान लगेगा आपको। अच्छा, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक से कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू।